हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 11 के अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र का दूसरा भाग आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के प्रश्नों के उत्तर की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो प्रश्न 13 आपके लिए था, विमीय विश्लेषण द्वारा समीकरण के बराबर हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस एम इंटू ए की जांच कीजिए, जहां के क्या था, गतिज ऊर्जा, एम द्रव्यमान और वी वेग तथा ए त्वरण है। तो बच्चों इसमें आपको करना क्या था कि आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड में के था, और के का विमीय सूत्र आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, एम वी स्क्वायर होता है ना, के गतिज ऊर्जा। तो द्रव्यमान के लिए आप लिखते m1, और v का स्क्वायर, v क्या होता है, Lt-1, इसका वर्ग कर दोगे तो L2 इंटू टी पास टू -2 आ जाएगा। अब आप राइट हैंड साइड में आइए, तो राइट हैंड साइड में आपके पास में दो टर्म थी, एक थी हाफ एम वी स्क्वायर और एक थी एम ए। तो हाफ एम वी स्क्वायर के लिए तो आप क्या लिख दोगे बच्चों, आप लिख दोगे हाफ एम वी स्क्वायर के लिए यही जो अभी मैंने लिखा m1 L2 और t-2, जबकि जो दूसरी वाली टर्म है, इसमें दूसरा पद जो है वो है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो इसका जो विमीय सूत्र आएगा वो आएगा m1 L1 t-2। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि दो पद आपस में नहीं जुड़ सकते जब तक कि उनके विमीय सूत्र एक जैसे ना हो। तो आप इस राइट हैंड साइड में देखिए कि इसका जो विमीय सूत्र है इसके विमीय सूत्र से भिन्न है, और जब राइट हैंड साइड के दो पद ही आपस में अलग अलग विमीय सूत्र रख रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं होंगे। तो आप क्या लिख देंगे, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, और यह जो दिया गया समीकरण है ये विमीय रूप से सत्य नहीं है। ठीक है बच्चों। तो इसका अथवा प्रश्न था, मान लीजिए एक सरल लोलक का आवर्तकाल, इसकी प्रभावकारी लंबाई L, गोलक के द्रव्यमान M और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय विधि का उपयोग करके दोलन काल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको बच्चों इसमें क्या लिखना था, इसमें लिखना था कि T आवर्त काल दोलन का समानुपाती है, निर्भर करता है किसमें, लंबाई पर। तो लंबाई की घात में x लिख दो, द्रव्यमान पर तो इसकी घात में y लिख दो, गुरुत्वीय त्वरण g पर तो इसकी घात में z लिख दो। ठीक है, x y z। अब ये x y z का मान निकालना है हमें, तो हमने इसको आगे क्या लिख दिया, एक इसमें नियतांक लगा दिया k, और L का विमीय सूत्र क्या होता है, L इसकी घात में x है, इसके बाद में द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है m, इसकी घात में y है, इसके बाद में g गुरुत्वीय त्वरण है Lt-2, इसकी घात में z है। ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे m0 L0 t की घात में 1, और इसके बाद ये बराबर होगा k नियतांक, और यहाँ पर देखिए m की घात में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एक पद है जिसकी घात y है। L के दो पद हैं आपके पास में, एक की घात है x और दूसरे की घात में है z। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी घातें, क्योंकि ये पद गुणा में है, और t की घात, t का एक ही पद है जिसकी घात हो जाएगी -2 इंटू z। अब आप क्या कर दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाइए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको क्या कहता है कि दोनों पक्षों में समान भौतिक राशियों की विमाएं आपस में बराबर होंगी। तो इधर से हमें क्या मिल जाएगा, y बराबर भौतिक राशि द्रव्यमान की विमा y बराबर 0। ठीक है बच्चों। इसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस z बराबर भी 0। ठीक है। अब इसके बाद में भौतिक राशि समय t की जो विमाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी, मतलब एक बराबर होगा किसके, -2z के। तो यहां से z का मान कितना आ जाएगा बच्चों, -1/2। अब जब इसका मान आप यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से x का मान क्या मिल जाएगा बच्चों, +1/2। अब ये दोनों तीनों मान x, y और z, x, y और z,
ये तीनों मान उठा के आप कहाँ पे इस समीकरण में रख देंगे तो आपको जो सूत्र मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए इस तरह जो t है वो बराबर है k और l की घात में आपका आया है x का मान कितना आया है 1/2 आया है। इसके बाद में m की घात में y है तो y का मान 0 आया है और g की घात में z है तो z का मान -1/2 आया है। तो आपको जो सूत्र मिलेगा t बराबर k गुणा l बटे जी की होल पावर में 1/2, ये आपको सूत्र मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। 14 नंबर का जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, किसी घूर्णन करती हुई वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, ये गुण जो है ये क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। अब ये किन किन पर निर्भर करता है, सबसे पहले निर्भर करता है ये वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक, इसके बाद में दूसरा जो है वो किस पर निर्भर करता है, ये घूर्णन अक्ष के सापेक्ष उसके द्रव्यमान वितरण पर। द्रव्यमान वितरण, ठीक है बच्चों, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष उसके द्रव्यमान वितरण पर। पास में जो अथवा प्रश्न दिया गया था वो दिया गया था बल युग्म किसे कहते हैं, बल युग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बल युग्म क्या होता है कि जब किसी दृढ़ पिंड पर दो बराबर किंतु विपरीत तथा समांतर बल लगाए जाएं तो इस प्रकार की जो बल होते हैं उनकी क्रिया रेखाएं लेकिन भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो ऐसे बल एक जोड़ा बनाते हैं और उस बलों के जोड़े को ही हम क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप अगर इसको समझाएं तो मान लीजिए ये एक वस्तु है और इस वस्तु के दोनों किनारों पर दो बल हम इस तरह लगाते हैं जो कि मान लीजिए एक बल ये लग रहा है F और एक दूसरा बल इसकी विपरीत दिशा में लगेगा, ये हो गया F। अब ये दोनों बल की जो क्रिया रेखाएं हैं अलग अलग हैं। ठीक बच्चों, साथ में ये क्या कर रहे हैं, बराबर परिमाण में लेकिन विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो ये इस तरह के बल एक युग्म बनाएंगे और इस युग्म को हम क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। तो चलिए अब हम इसके आघूर्ण के लिए सूत्र की बात कर लेते हैं। मान लीजिए इस वस्तु का पी क्यू का ये मध्य बिंदु है हमारे पास O और इस पी क्यू की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, स्मॉल l। ठीक, तो अब हम क्या निकालते हैं, O के सापेक्ष हम निकाल लेते हैं क्या, बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण निकाल लेते हैं। तो ये जो बल युग्म का आघूर्ण है बच्चों, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, टाउ से। ये उसका संकेत है और ये बल युग्म क्या होगा, बल गुणे घूर्णन बिंदु। घूर्णन बिंदु क्या होगा हमारा O, तो इस घूर्णन बिंदु से उस बल की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी कितनी है OP प्लस फिर दूसरा बल F गुणे फिर घूर्णन बिंदु से लंबवत दूरी कितनी है OQ। तो अब क्या करिए, यहां से F को कॉमन ले लीजिए गुणा OP प्लस क्या हो जाएगा OQ। तो अब OP और OQ कितने हैं, उसकी लंबाई है L, तो ये बन जाएगा टाउ बराबर F इंटू L। कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 की, किसी बेलन या तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत दिशा में बल लगाया जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबल एवं विकृति उत्पन्न होती है। इस स्थिति में इस हुक के नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे जो प्रतिबल होगा वो प्रतिबल कैसा होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और विकृति क्या होगी, वो भी होगी अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक, तो अब हुक का नियम क्या कहता है, हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थता सीमा के अंदर
प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य विकृति समानुपाती होगी किसके? अनुदैर्ध्य प्रतिबल के। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, तो ये जो अनुपात होता है ये किसके बराबर होता है बच्चों? यह एक नियतांक होता है और यही क्या कहलाएगा? हुक का नियम। ठीक है बच्चों, इसका अथवा प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर किसी पर्वत की ऊंचाई 10 किलोमीटर से अधिक क्यों नहीं हो सकती है? यहाँ पर घनत्व तो चट्टान का एक समान रूप से दिया हुआ है तथा प्रत्यास्थता सीमा दी हुई है। चलिए, तो सबसे पहले हम किसी ऊंचाई पर दाब की बात करते हैं बच्चों। ठीक है ना, किसी ऊंचाई h पर दाब हम निकालते हैं। तो दाब क्या होता है? P बराबर H इंटू रो इंटू जी। रो क्या है? घनत्व है। तो अब हम यहां से ऊंचाई का मान निकाल रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? P बटे रो जी बराबर H। तो यहां पर दाब कितना दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 30 गुणे 10 की घात 7 और बटे घनत्व कितना है? 3 गुणे 10 की घात 3। इसके बाद में जी का मान हम यहां पर क्या ले रहे हैं बच्चों? 10। तो अभी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 10 की घात 4, या आप इसको क्या लिख सकते हैं? 10 किलोमीटर। तो ये हमारे पास में अधिकतम है 10 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है एच का मान। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते थे कि किसी भी पर्वत की ऊंचाई 10 किलोमीटर से अधिक क्यों नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 16 नंबर का। कारण स्पष्ट कीजिए कि कांच के समतल पृष्ठ पर जल फैलने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंद बनाने का प्रयास करता है, क्यों? तो बेटा इसका उत्तर ससंजक असंजक बल के पदों में आपको व्यक्त करना था। किसी ने इसको पृष्ठ तनाव से लिखा है, किसी ने श्यानता से। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या होना चाहिए था कि कांच के पृष्ठ पर जब जल फैलने का प्रयास करता है, कारण उसका ये है कि कांच तथा जल के परमाणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल जल के परमाणुओं के बीच के ससंजक बल से अधिक प्रबल होता है। और यही कारण है कि जो कांच पर जल है वह चिपक कर उस पर फैलने का प्रयास करता है। अब जबकि पारे की अगर हम बात करें तो पारे के अणुओं के बीच लगने वाला जो ससंजक बल है वह पारा तथा कांच के परमाणुओं के बीच लगने वाले असंजक बल से अधिक प्रबल होता है। और यही कारण है कि पारा बूंद बनाने का प्रयास करता है और इसके बाद में वह क्योंकि कांच की सतह से चिपकता नहीं है, और जब चिपकता नहीं है तो वह बूंद बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है बच्चों, तो अथवा प्रश्न आपको क्या कह रहा है? मैग्नस प्रभाव किसे कहते हैं? तो देखिए जो मैग्नस प्रभाव था बच्चों, ये बर्नौली की प्रमेय आपने पढ़ी होगी, उसका एक एप्लीकेशन है, उपयोग है बर्नौली प्रमेय। तो इसमें मेन थीम ये है कि जहां पर भी अगर वायु का वेग ज्यादा होगा तो वहां पर दाब कम होगा। तो मैं क्या बताने जा रहा हूं कि अगर कहीं पे वेग का मान ज्यादा है, ठीक है, वेग का मान अगर ज्यादा है तो वहां पर दाब P का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और अगर कहीं पर वेग का मान कम है तो वहां पर दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। बस यही थीम अगर आप समझेंगे तो मैग्नस प्रभाव आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक, तो अब यहां पर देखिए हमारे पास में मान लीजिए ये एक गेंद है और ये जो गेंद है ये स्पिन कर रही है कुछ इस तरह से, ये उसके स्पिन का मोशन है। ठीक, और मान लीजिए ये हवा है और ये जो हवा है ये हवा कुछ ऐसे चल रही है, ये
यहाँ से ये ऐसे जाएगी, इसके बाद में ये हवा ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो इस क्षेत्र की जो हवा है, इस क्षेत्र की हवा का जो वेग है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पर ये वाली कंडीशन लगेगी। तो जब वेग यहां पर हवा का ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्पिन की दिशा में है, और जब स्पिन की दिशा में होगी तो ये जो स्पिन करती हुई गेंद को जब आप हवा में फेंकेंगे तो इसके संपर्क में आने वाली वायु का वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि ये स्पिन की दिशा में चल रही है। और जब वेग बढ़ जाएगा तो यहां पर दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। जबकि हम अगर यहां नीचे बात करें, इस भाग में अगर हम बात करें तो यहां पर स्पिन की विपरीत दिशा में हवा का वेग है, तो यहां पर हवा का वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। और जब वेग कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दाब क्या है, यहां पर ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर दाब ज्यादा है, P ज्यादा है, और यहां पर P क्या है, कम है। तो जब ये स्थिति होती है तो इस दाबांतर के कारण क्या होता है, उस घूमती हुई स्पिन करती हुई गेंद पर एक बल लगता है, और वह बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, ऊपर की ओर बल कार्य करेगा, जिससे गेंद परवलयाकार पथ से विचलित हो जाती है। और इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, मैग्नस प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा एक मैच में 25 मीटर ऊंचा तथा 100 मीटर लंबा छक्का लगाया जाता है। गेंद और बल्ले के संपर्क समय पर गेंद का वेग एवं क्षैतिज से कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये हमारा एक प्रक्षेप्य गति का क्वेश्चन था, और इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि जो अधिकतम ऊंचाई h, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। ठीक है बच्चों, और इसके बाद में हमारे पास में क्षैतिज परास क्या होता है, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक, अब आप क्या कर देते, यहां पर इसका r बाय एच, r अपॉन एच ले लेते, तो दूसरे को पहले से भाग दे देते, तो ये क्या मिलता है आपको, 2u स्क्वेयर साइन 2 थीटा को मैंने क्या लिखा, 2u स्क्वेयर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और मैंने इसको डिवाइड किया किससे, g से, और इसके बाद में यहां पर गुणा हो जाएगा किससे, 2g अपॉन u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा से। ठीक, तो यहां से u स्क्वेयर इस u स्क्वेयर से कट जाएगा, ये वाला जो g है इस g से कट जाएगा, साइन का स्क्वायर साइन थीटा को काट देगा। अब आपको r का मान कितना दिया था, r का मान दिया था 100, और h का मान दिया है 25, बराबर ये 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये कॉस बटे साइन हो जाएगा कितना, कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां से 25 चौके होता है 100, 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यहां से कॉट इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, थीटा का मान 45 डिग्री आ गया। अब ये जो उत्तर आया है इसको आप यहां पे रख दीजिए, ये वाले समीकरण में रख दीजिए। तो r का मान है 100, इसके बाद में g को यहां भेज दीजिए, तो ये भी 10 ले लीजिए, बराबर u स्क्वेयर साइन 2 थीटा, 2 इंटू 45, थीटा का मान है, तो 2 गुणे 45 90 होगा, साइन 90 का मान होगा 1, तो यहां से कितना आ जाएगा, 10 अंडर रूट 10, ये किसका मान आ गया, u का मान आ गया। ठीक है, और ये आ गया प्रक्षेप्य कोण। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई वायुयान की एक समान चाल से 1 किलोमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में गतिशील है, इसके अभिकेंद्री त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण से तुलना कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें कोई वायुयान की, ये खाली स्थान में मान होना चाहिए था किसका, चाल का, लेकिन नहीं है, तो हम यहाँ पर उस चाल को प्रारंभिक चाल u लेके चलते हैं। ठीक, तो जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण और अभिकेंद्री त्वरण की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो अभिकेंद्री त्वरण AC बराबर क्या होता है, u स्क्वेयर बाय r। ठीक है, ये हो गया त्रिज्या 1 किलोमीटर जो दी है।
इसके बाद में हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण कितना है g, तो g बराबर हम कितना लिख लेते हैं 9.8। ठीक है, अब हम बात करते हैं तुलना का मतलब हुआ कि हम भाग देते हैं, AC को g से डिवाइड कर देते हैं। तो ये AC का मान कितना है u स्क्वायर अपॉन r की जगह में हमने 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर लिख दिया और g का मान हमने 9.8 लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हो जाएगा कितना u स्क्वायर अपॉन 9800। बस बेटा, अब इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यही आपका अनुपात हो जाएगा या यही आपकी तुलनात्मक मान हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, घर्षण युक्त समतल वृत्तीय मार्ग पर गति करती कार की अधिकतम चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए हमारे पास में ये एक वृत्तीय मार्ग है, वृत्ताकार मार्ग है, ये समतल रोड है उस वृत्तीय मार्ग पर, और ये कोई कार है जो इस मोड़ पर मुड़ने की कोशिश कर रही है। तो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणा, जिसको हम कहते हैं भार, वो कहाँ होगा, नीचे की तरफ रोड पर। रोड उसको, सड़क उसको ऊपर की ओर इतना ही क्या दे रही होगी, प्रतिक्रिया बल R। अब इसके बाद में जब ये कार इस मोड़ पर यहां मुड़ने की कोशिश करेगी इस दिशा में चलकर, उस पर जो घर्षण का मान होगा वह इस मार्ग के केंद्र की ओर होगा, जो कि ये यहाँ पे एरो से बताया गया है, और यही इस कार को इस वृत्तीय मार्ग में मोड़ पर मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो अभी हमने क्या लिखा कि अभिकेंद्रीय बल कहां से आ रहा है कार को, वो घर्षण बल टायर और उस वृत्तीय मार्ग पर सड़क के बीच घर्षण बल उसको देगा। तो अब कार का द्रव्यमान m है, उस वृत्तीय मार्ग पर मोड़ पर उसका वेग है v, और उस वृत्तीय मोड़ की जो त्रिज्या है वह क्या है r, बराबर इसको f को मैंने क्या लिखा म्यू इंटू आर, और r का मान कितना है mg, तो मैंने इसको लिखा म्यू इंटू mg, और यहाँ पे मैंने लिखा mv स्क्वेयर बाय r। तो इस m से इस m को मैंने काट दिया, तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए है, मुझे चाहिए है उस वृत्ताकार मोड़ पर अधिकतम चाल के लिए सूत्र। तो अधिकतम चाल के लिए तो मुझे v का मान चाहिए है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट म्यू जी आर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अथवा प्रश्न की बात करते हैं। दो सर्वसम गेंद एक समान चाल से किसी दृढ़ दीवार की ओर गतिशील है। पहली गेंद दीवार के लंबवत तथा दूसरी गेंद दीवार से 60 डिग्री के कोण पर टकराकर परिवर्तित हो जाती है। दीवार द्वारा दोनों गेंदों पर लगे आवेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो इसमें सबसे पहले हम पहला लेते हैं। पहला केस, जब दो गेंदें क्या हो रही हैं, इस पर दीवार के लंबवत आकर टकराकर और फिर वापस लौटती हैं। तो मान लीजिए कि ये है वेग p, तो ये वाला जो आने वाला वेग है वह भी बराबर किंतु विपरीत होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि जो सबसे पहला वेग का अंतर होगा डेल्टा p1, तो डेल्टा p1 कितना आएगा बेटा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में कितना 2p, और आवेग संवेग प्रमेय क्या कहती है कि आवेग किसी वस्तु का उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया J1, इसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। अब ठीक इसी तरीके से दूसरा केस हम ले लेते हैं। तो दूसरा केस ऐसा है, ये दीवार है और इस दीवार से कोई गेंद कितने कोण पर आ रही है, 60 डिग्री के कोण पर। तो जब 60 डिग्री पे आएगी तो 60 ही डिग्री पर ये वापस लौटेगी, ये भी 60 होगा। अब क्या करिए आप, इसको मान लीजिए P है संवेग, तो इस संवेग को आप इसके घटकों में विभक्त कीजिए। तो यहां पर आएगा P cos 60, और यहां पर भी आएगा इस संवेग का P cos 60,
ये दोनों आपस में बराबर किंतु विपरीत होने के कारण परिणामी शून्य देंगे। इसके बाद में इस p का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो कहाँ आएगा, इधर आएगा, p साइन 60। फिर यहाँ पर इस p का, ये वाले p का भी यहीं आएगा, तो ये भी आएगा p साइन 60। अब जब परिणामी लेंगे तो ये दोनों p साइन 60 जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो आवेग आएगा जिसको हम कह रहे हैं J2, ये क्या होगा, डेल्टा P2 के बराबर। और डेल्टा P2 क्या होगा, 2p साइन 60, 2p साइन 60 का मान √3/2। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करिए, इसका अनुपात लेना है तो J1/J2 कर दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, 2p/2p इंटू √3/2। तो 2p कट जाएगा, ये मिलेगा आपको 2/√3। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं। स्थापित कीजिए कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य बल का विस्थापन पर सीमांकित समाकलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए, तो बहुत सिंपल सी कहानी थी। सबसे पहले इसको आप ग्राफ बनाइए, किसके किसके बीच में, आप ग्राफ बनाइए बल और विस्थापन के बीच में ग्राफ। और यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बल है वह क्या होना चाहिए, परिवर्ती। अब मान लीजिए परिवर्ती बल है और परिवर्ती बल में हमें कुल कार्य निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस बल को लगभग बल जहाँ नियत है उस वहाँ पर हम छोटा सा विस्थापन लेते हैं, और वह विस्थापन कितना होता है, वह विस्थापन होता है dx। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा विस्थापन है dx, और इस विस्थापन के लिए बल के द्वारा किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तो इसको हम अगर बोल दें, बिंदु बोल दें क्या, ABCD, जहाँ पर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो इसके बीच में ABCD में जो किया गया कार्य है DW, ये DW क्या है, परिवर्ती बल गुणे विस्थापन। अब हम इसको क्या लिखेंगे, बल क्या है, ED के बराबर है, तो बल को हमने ED लिख दिया, गुणे विस्थापन किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो ये अगर आप देखें तो ये एक क्या है, आयत है, और लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो गया, उसका क्षेत्रफल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल किसका, ABCD का। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगर इसको क्या करें, समाकलित कर दें दोनों पक्षों में, तो कुल कार्य आएगा, तो कुल कार्य परिवर्ती बल द्वारा। ठीक है, तो DW को आपने समाकलित किया तो आ गया टोटल वर्क। अब हमने समाकलन लगाया, अब यहाँ पर हमने लिखा कहाँ, विस्थापन की प्रारंभिक स्थिति xi और अंतिम xf, किसको, f dx को हमने समाकलित कर दिया। तो बस यही तो हमें दिखाना था। आ जाइए इसके अथवा प्रश्न पर। समान द्रव्यमान के दो पिंड जिनमें से एक स्थिर है द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं, सिद्ध कीजिए कि संघट्ट के पश्चात दोनों एक दूसरे के से समकोण बनाते हुए गति करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। तो इसमें आपको करना क्या था, देखिए इसमें आप सबसे पहले क्या करते, दो बॉल ले लेते। तो मान लीजिए एक बॉल ये है जिसका द्रव्यमान है m, और ये चल रहा है किस वेग से, u1 से। ठीक है बच्चों, एक दूसरा है समान द्रव्यमान m का, किंतु ये स्थिर है, मतलब u2 का मान है 0। अब जब ये आके इसको संघट्ट होगी, और संघट्ट के पश्चात की कहानी देख रहे हैं अब अपन, संघट्ट के पश्चात ये इसको ऐसे मारेगी, तो यहाँ पर ये वाली जो दिशाएं हैं, ये इन दिशाओं से इनके क्रमशः वेग अंतिम अलग अलग कोणों में होंगे। तो मान लीजिए ये कोण हो गया फाई, और ये है V1, और इसके बाद ये वेग है V2, और ये कोण हो गया मान लीजिए थीटा, ये है V2। अब हम क्या करते हैं, इनको इनके घटकों में विभक्त करते हैं। तो ये वाला जो घटक आएगा ये आएगा क्या, V1 साइन फाई, और इसके बाद ये वाला क्या आएगा, V1 कॉस फाई। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में इस V2 को करते हैं, तो ये क्या आएगा, V2 साइन थीटा।
और ये क्या आएगा V2 cos थीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं संवेग संरक्षण नियम से। तो प्रारंभिक संवेग देखिए क्या है, प्रारंभिक संवेग है m इंटू U1 क्षैतिज में धनात्मक x अक्ष की दिशा में, ये प्रारंभिक संवेग है संघट्ट के पहले का, बराबर होगा x अक्ष में अंतिम संवेग के। तो अंतिम संवेग देखिए m गुणे m कॉमन होगा। अब यहां पर x दिशा में v1 cos फाई है, तो v1 cos फाई प्लस दूसरा क्या हो जाएगा v2 cos थीटा भी है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर आप जब इसको बोलेंगे क्या, ये है हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में आप क्या करिए, संवेग संरक्षण लगाइए कहाँ, y अक्ष में, धनात्मक y अक्ष में। तो धनात्मक y अक्ष में जब संवेग संरक्षण लगाएंगे तो क्या हो जाएगा m इंटू V1 साइन फाई माइनस, ये ऋणात्मक में है ना, ऋणात्मक y अक्ष में m इंटू V2 साइन थीटा है ये वाला। हम क्या करेंगे, इसकी दिशा परिवर्तित करने के लिए इसकी माइनस लगा रहे हैं, इसको धनात्मक y में ले रहे हैं, m इंटू V2 साइन थीटा बराबर हो जाएगा 0। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा V1 साइन फाई, mm कट जाएगा, माइनस V2 साइन थीटा बराबर 0। इसको बोलिए क्या, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 का वर्ग और इसको जोड़ रहे हैं समीकरण 2 के वर्ग में। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिल जाएगा U1 स्क्वेयर, कहाँ मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा V1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस V2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2V1 V2 कॉस फाई कॉस थीटा प्लस, अच्छे से देखते जाइएगा बेटा, V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस V1 V2 साइन फाई इंटू साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब देखिए ये हमारे पास में पहला पद देखिए, ये वाला कॉस स्क्वायर फाई वाला और ये वाला साइन स्क्वायर फाई वाला, इन दोनों में V1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, V2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर 1 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस अब आप 2V1 V2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा कॉस फाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा। ठीक, अब ये हमारी आइडेंटिटी है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 इंटू कॉस A प्लस बी थीटा प्लस फाई। ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर अपना 3। अब क्या है, संघट्ट क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है, तो गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होगी। तो यहां पर आप लिखिए गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से प्रारंभिक संघट्ट के पहले की गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ m इंटू U1 का स्क्वायर बराबर अंतिम क्या होगा, हाफ m कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या होगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हाफ m कट कर दीजिएगा, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 4। अब आप क्या करिए, 3 और 4 से समीकरण नंबर 3
तथा 4 से। तो देखिए बेटा, आप क्या लिखेंगे, u1 का स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, समीकरण 3 में है ना। चौथे से इसका मान क्या है, u1 स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे u1 स्क्वायर रख दीजिए प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा प्लस फाई आ जाएगा। अब ये और ये कट जाएगा, तो अब हमें क्या मिल गया, 0 बराबर 2v1 v2 कॉस थीटा प्लस फाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट इम्प्लाइज कॉस थीटा प्लस फाई बराबर क्या है, 0। अब कॉस में किसी कोण का मान 0 है, इसका मतलब हुआ कि वो जो कोण है थीटा प्लस फाई वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो बस यही तो आपको प्रूफ करना था बेटा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण किस दर से कम होता है, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए मान लीजिए कि हमारे पास ये हमारी पृथ्वी मैया है और ये उसका केंद्र है, ये यहाँ पर कोई वस्तु है सतह पर, और ये है त्रिज्या कैपिटल आर। इसके बाद में इस पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है g, उसका मान क्या होता है बच्चों, gm/r²। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ से किसी h ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो जब हम h ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारी उसकी केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी, r+h हो जाएगी ना। तो हम किसी ऊंचाई पर, किसी ऊंचाई h पर g का मान लिखते हैं gh बराबर gm/r की जगह क्या होगा, केंद्र से r+h का वर्ग। अब क्या करिए, दोनों का अनुपात ले लीजिए। इट इम्प्लाइज कि हम gh को g से भाग देते हैं, तो हमारे पास में क्या मिलेगा, gm कट जाएगा, r² ऊपर जाएगा बटे r+h का वर्ग। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से नीचे से हम r² को कॉमन ले लेते हैं, तो ये मिलेगा 1+h/r का स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा। अब इसको आप ऊपर ले आइए अंश में, तो 1+h/r की घात में क्या मिलेगा, ऋण 2। ठीक है बच्चों, अब चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि चूंकि जो ऊंचाई है ये बहुत कम है उसकी त्रिज्या की तुलना में, और अगर ऐसा है तो हमारा जो दूसरा पद है वो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होगा, क्या, h/r। तो अब हम बाइनोमियल प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। h/g का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 1 माइनस, अब जो घात है 2 वो किसके गुणा में आ जाएगी, -2 गुणा में आ जाएगा h/r के। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया, और यहाँ से हमारे पास gh का मान क्या आ जाएगा, g को यहाँ भेज दीजिए, 1 - 2h/r के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया जो हमें चाहिए था। कि अथवा प्रश्न क्या कहता है, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम लिखिए। तो बच्चों आपको मालूम है कि जॉन केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम दिए थे, जिसमें से सबसे पहला नियम क्या था, कक्षीय नियम कहलाता है। तो ये क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इस कक्षा के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। ये हमारा क्या है, कक्षीय नियम कहलाता है, पहला नियम है केपलर का। द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम क्षेत्रफल का नियम है, और ये क्या कहता है, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रह की कक्षीय चाल हमेशा नियत या एक समान होती है। चलिए, तीसरा नियम कहलाता है क्या, लॉ ऑफ पीरियड्स, आवर्तकाल का नियम। तो ये क्या कहता है, सूर्य के परितः, मतलब सूर्य के चारों ओर ग्रह की परिक्रमण काल का जो वर्ग होगा, मतलब t², ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी के घन के
अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या, आवर्तकाल का वर्ग समानुपाती होगा उस ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली औसत दूरी के घन के, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब।